हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो सेट्स के सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। इससे पहले जो हमने सेट के बारे में पढ़ा है वो जनरल एक बेसिक आइडिया था कि सेट्स क्या होता है। कलेक्शन होता है आपका, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है बेसिकली किसी भी चीज का, उसको हम लोग सेट कहते हैं। और सेट्स का यूज हमें आगे चल के रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर करना है, रियल लाइफ दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। लेकिन सेट्स के अंदर वेरियस ऑपरेशंस भी होते हैं जिसकी मदद से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। लेकिन उस चीज को समझने के लिए और आज के लेक्चर पे और नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होने वाला है इस पे, इन पर आपके जेई में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान से समझना। यहां पर सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको यहां पे विजुअलाइज भी करना है। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, नेचर से मैथमेटिकली बात करनी है, यानी कम्युनिकेट करना है, और नेचर खुद आपको ज्ञान देगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपको जो, ये ऐसा नहीं है कि बस यूनियन हो गया, ये नाम याद कर लिया, इंटरसेक्शन में ये निकालते हैं, इस तरह नहीं। इसको विजुअलाइज करना, ऑब्जर्व करना। मैं आपको वैसे इसको ऑब्जर्व करने के करके दिखाऊंगा, चीजें आपको भी सेम उसी वे में करना है। और सेल्फ स्टडी आपको जरूर करनी है। देखो, एक होता है सिर्फ सुनना, एक होता है कि आप सुनने के बाद उसको उसको सुनने और समझने के बाद खुद से पूरी चीज को सेल्फ प्रोसेस करते हो, वो आपकी सेल्फ स्टडी होती है। सिर्फ लेक्चर देखते वक्त आप बस नोट्स मत बनाने बैठ जाना, बातों को सुनना, ठीक है, और उसके बाद सेल्फ उसको प्रोसेस करना और फिर सेल्फ राइटअप लिखना अपना। और इस चीज को पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर एक टेस्ट मिलेगा जो वाइज के ऊपर होगा। मतलब ये वाई मतलब WHY, ठीक है, इन वाइज के ऊपर होगा कि ऐसा क्यों होता है, अपनी राय उसमें दो। इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और ये क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि आप चीजों को प्रोसेस करो, सोचो, और सोचना सीखना ही असली पढ़ाई होती है। तो उस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आप देखो, हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो इन चीजों को समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो कि एक क्लास है जिसमें टोटल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 60 बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 60 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ रहे हैं। तो इनकी काउंटिंग कैसे करी जाएगी? अब एक एक करके अगर हम काउंटिंग करने जाएंगे तो प्रोसेस जो होगा वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट मैथमेटिशियंस करते क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में लंबा वक्त लग रहा है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो नेचर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ढूंढ के लाते हैं, और सॉल्यूशन अगर ज्यादा वक्त ले रहा है तो उसको छोटा करते हैं। ये मैथमेटिशियंस का काम है। ऑल वी वांट टू डू इज कम्युनिकेट विद नेचर। रिजल्ट हमारे पास खुद ब खुद आएगा, क्योंकि नेचर एक्चुअली में आपसे बात करना चाहता है। सिर्फ आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। बस नेचर पहल नहीं करता है, पहल आपको करनी है। नेचर आपको, आप जितनी बात करोगे उससे ज्यादा ही ज्ञान आपको देगा। और मैथमेटिक्स क्या है? लैंग्वेज है नेचर से कम्युनिकेट करने की। ठीक है, तो उसी सेंस में हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अब देखो, ऑपरेशंस ऑन सेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हम चलते हैं। इसके पहले पार्ट पे, ये यूनियन क्या होता है। अब देखो, दो लोग हैं, उन लोगों, या जैसे आपने सुना होगा कंपनीज के अंदर कि लोगों ने मिलकर एक यूनियन बना लिया है, या यूनियन ने हड़ताल कर दी है। सेम उसी तरीके से जब लोग मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो यूनियन बन जाता है। सिमिलरली जब दो सेट्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग यूनियन कहते हैं। और यहां पर यूनियन को जो सिंबल दिया गया है वो दिया गया है यू। और दो सेट्स, यानी कि मान लो दो या दो से ज्यादा सेट्स, दो सेट्स को अगर मैं यूनियन कराता हूं तो सेट ए एंड सेट बी का यूनियन हो गया है यहां पर। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पर ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड बी सेट है मेरे पास 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर इन दोनों का मैं यूनियन कर देता हूं, तो और यूनियन करने के साथ साथ हम अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हैं कि भाई ए यूनियन बी, ये क्या है? ये भी एक सेट है। और ये सेट कैसे बना रहे हो आप? इन दोनों सेट्स को मिलाकर बना रहे हो, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों को जोड़कर बना रहे हो। और सेट्स में आपको सेम एलिमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके पास ये सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। और ये है ए सेट, ये है बी सेट, और ये है ए यूनियन बी का सेट। हमने 3 4 5 को दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा, क्योंकि सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, और इस किस फॉर्म में आपका एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक एक सही इंफॉर्मेशन दी जाती है सेट्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर्स की इंफॉर्मेशन है, और इन दोनों का कलेक्टिव डेटा है आपका यूनियन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हम अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं। तो यूनियन देखो आसान सा है, टॉपिक्स यहां पर आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज विजुअलाइज, सही वे में उसे कम्युनिकेट करना है, और कुछ नहीं। तो अब यूनियन में हो गया कि भाई दो सेट्स ने मिलकर एक सेट बना लिया, यानी कि दोनों मिलकर एक सेट बन गए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन के अंदर आप कॉमन इंफॉर्मेशन को निकालते हो। ठीक है, तो जैसे कि ए सेट है मेरे पास, वो है मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 3
4 5 6 7। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दैट विल बी योर इंटरसेक्शन। तो एक ऐसा सेट बनाना है हमें, ठीक है, ए एंड बी के साथ, जिसमें कि इन दोनों का कॉमन आए, और वो कॉमन क्या है, 3 4 एंड 5 एंड सी इंटरसेक्शन यही होता है। और इंटरसेक्शन को अब सिंबल देना था, तो हमने यूनियन का सिंबल जैसे यू है, तो इंटरसेक्शन का सिंबल आपका उल्टा यू बना दिया हमने। ठीक है, और यहां लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर वो सिंबल आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर एक वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, वेन एंड यूलर। ठीक है, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन रेडी किया था, जिसको हम लोग आज के टाइम पे आपकी बुक्स में आप पढ़ते होंगे, या हम जानते हैं किस नाम से, वेन डायग्राम से, या वेन यूलर डायग्राम से। ठीक है, तो हम यहां पर सिर्फ वेन डायग्राम लिखते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है कि देखो, कोई भी सेट होगा, हर सेट्स के आपके एक यूनिवर्सल सेट भी बनाए जा सकते हैं, कि भाई एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे सेट्स उसके अंदर लाई करते होंगे। ठीक है, तो हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जिसमें मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका मैंने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, और ए सेट लिया मैंने यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, एंड बी सेट लिया मैंने यहां पर 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब वेन ने इसको नेचर से बात करनी स्टार्ट करी और एक विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि इसको पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, ये ज्योमेट्रिक फिगर्स के जरिए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जिसमें सब कुछ है वो तो आपका यूनिवर्सल सेट है, उसको मैं एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, उन्होंने एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया किसको, यूनिवर्सल सेट को, और यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो 1 से लेकर लाई तक सब इस बॉक्स के अंदर आ गए। ठीक है, अब उस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक एक सर्कल को इमेजिन किया, जो कि आपका बन गया ए सेट। ठीक है, और फिर उन्होंने इसी के अंदर एक और सर्कल इमेजिन किया, वो बन गया आपका बी सेट। ठीक है, अब एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना यहां पर किस तरीके से किया उन्होंने। एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ कि भाई 1 2 3 4। ठीक है, रेड कलर के सर्कल के अंदर है आपका 1 2 3 4, और ए सेट के अंदर क्या है, 1 2 3 4। सो दिस इज योर सेट ए। और अब मैं बी सेक्शन को, बी सेट को देखूं, अगर मैं 3 4 5 6, 3 4 देखो आपके ब्लैक सर्कल के अंदर भी, यानी बी सेट में आ चुका है, वो बचता है यहां पर 5 6। ठीक है, 7 8 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने डाल दिया। सो ये हो गया एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। और इसी की मदद से आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक पहुंचोगे, विजुअलाइज करके, इसको देखकर, और सही में वो सॉल्यूशंस आपकी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। इसलिए वेन डायग्राम को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार ना हम इस चीज को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें यहां पर क्यूरियस बनना है और खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट करना है और इसके साथ कम्युनिकेट करना है। ये बहुत ही आसान सी चीज है। इट्स जस्ट सेट ए, सेट बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट। इस तरह से उन्होंने वेन डायग्राम बनाया, और अब इस चीज को हम यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे बोर्ड को रब करना होगा। वेन डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं, इसके जरिए आप इन चीजों को देख सकते हो। सो देखो, ये जो रेड कलर का है, रेड कलर का पार्ट है, ये आपका सेट ए है, और जो ये ब्लू कलर का पार्ट है, ये सेट बी है आपका, सेम यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं एक के ऊपर एक रख देता हूं, ठीक है, तो आपको अब यहां पर ध्यान देना होगा, और वो पार्ट क्या है कि जो यहां पर अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, तो जो ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए सेट और बी सेट आपके एक हो गए हैं, ये दोनों मिल गए हैं। तो रेड और ब्लू रीजन को अगर मैं एक पार्ट मानूं, तो यही बन गया आपका क्या, ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, सिंपल सा लॉजिक है। ए रेड और ब्लू दोनों को मिला के आप एक सेट इमेजिन करो, दैट इज योर ए यूनियन बी। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, तो आप ध्यान से देखोगे, रेड में जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ब्लू में जो लाइंस हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं। जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रही हैं, वो बन जाएगा आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट। एज सिंपल एज दैट। तो वेन डायग्राम ने आपको यूनियन भी ऑब्जर्व करा दिया और इंटरसेक्शन भी ऑब्जर्व करा दिया। ये है बेनिफिट वेन डायग्राम का, और आप इजीली इन चीजों को देख पाते हो। ठीक है, इसका बस ये बनाने का एक बेनिफिट हो जाता है कि बार बार मुझे वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है। मैं इसके ऊपर मल्टीपल अपने बस मार्कर से लाइनें बना के विजुअलाइज कर लेता हूं किस टाइप की चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, सो अब देखो, ये हो गया मेरे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की समझ आ गई मेरे पास। ठीक है, अब यहां पर मैं देखता हूं कि अगर मैं एक से ज्यादा सेट्स का यूनियन कर रहा हूं, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई मैं 3 सेट्स को लेकर कंबाइन करके एक सेट बना रहा हूं। तो सिंपली अगर मैं इसको देखूं, दिस विल बी माई ए सेट, ये मेरा हो जाएगा बी सेट, और ये हो जाएगा मेरे पास सेट सी। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा मेरे पास मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी सेट को अगर मैं देखना चाहूं, तो उसको मैं कंबाइन, ये ब्लैक कलर से बनाऊंगा। ठीक है, ये देखो, ब्लैक कलर से देखो, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, और ये रेड वाले पार्ट को मैं यहां से इरेज कर देता हूं, और देखो अब आ गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी।
और ये हो गया आपका वेन डायग्राम के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन देखते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी सी को हटाते हैं हम लोग, तो ये रहा ए, ये रहा बी, और इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो देखो ये होगा। ठीक है, सिंपल, जो कॉमन रीजन है दैट इज योर इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, अब आपको यहां पर जो ये इंटरसेक्शन निकल गया है, इसका इंटरसेक्शन करना है आपको सी के साथ। ठीक है, जो आपने रिजल्ट निकाल लिया है उसका इंटरसेक्शन आपको सी के साथ करना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट जैसे ही आया, आप यहां क्या कर सकते हो, आप रिमेनिंग पार्ट को यहां से इरेज कर दो। ठीक है, लेकिन याद भी रखना कि भाई यहां पर ए और बी था। ठीक है, अब सी सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी अगर ये ब्लैक रीजन है और सी के साथ वो कॉमन कौन सा रीजन शेयर कर रहा है, वो ये वाला रीजन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब बन गया यहां पर आपका ये वाला, जो ये रेड और ब्लैक यहां पे क्रॉस कर रहे हैं, ये सेक्शन बनेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी सा पार्ट है। लेकिन इन चीजों को क्यों विजुअलाइज करना है, क्योंकि आगे चल के ये चीजें जब थोड़ी सी लंबी होंगी तो यही विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करेगा उन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मैं सी को यहां से हटा दूं, ठीक है, सी को यहां से हटा दूं और ये वाले पार्ट को भी मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये वाले पार्ट को भी मैं रब कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ शो करना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। और अब एक काम करो, आप यहां पर पूरा अपना सी बना लो। ठीक है, ये यहां से बी बना लिया आपने, और ये यहां से ए बना लिया आपने, और ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप यहां पर पेंसिल का यूज करो ताकि आप उन चीजों को रब करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पेन से कर रहे होते हैं इसको तो रब नहीं कर पाते, तो वहां पे खिचड़ी सी बन जाती है और हमें कंफ्यूजन होता है, और चीटी जैसी चीज हाथी जैसी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो चीटी को चीटी के लेवल पर ही रहने दो, सिंपली रब करो, और वापस से जब पूरा हो जाए, फाइनल रिजल्ट मिल जाए, वापस अपने सर्कल्स को ड्रॉ कर लो, और आप यहां पर इस चीज को भी देखो इजिली विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फर्दर आगे के ऑपरेशंस पे, जिनके ऊपर मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 11th ग्रेड में अगर एग्जाम आएगा तो उन पर आएगा। ठीक है, या फिर आपके जेई में आएंगे तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं इस वाले पार्ट से। ठीक है, और वो पार्ट क्या है कि एक यहां पर है ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और यहां पर ब्रैकेट बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, हम क्या करते हैं, हम वो फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हम फॉर्मूला याद करते हैं। बट ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर इसका विजुअलाइजेशन हमें रहेगा, इसकी नॉलेज हमें रहेगी, तो ये फॉर्मूला हम याद करेंगे तो भूल सकते हैं, लेकिन एक बार सेल्फ विजुअलाइज करेंगे तो अगर भूल भी गए तो 10 सेकंड लगेंगे हमें उसको वापस से रिकॉल करने के लिए। 2 सर्कल्स बनाने हैं, हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो देखो, हम ये मान लेते हैं कि ये हमें अभी नहीं पता है। एक्चुअली में आपको पढ़ना कुछ इस तरह चाहिए, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, ये देखते हैं, हमने सोचा हमारा काम हो गया। आपको पढ़ना है मैथमेटिशियन की तरह, आपको यहां पर चीजें याद नहीं करनी है, आपको नेचर से कम्युनिकेट करना है। तो मैं इस रिजल्ट को यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, आपके पास अब एक चैलेंज आ गया है, या फिर आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको इसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो यहां पर ए का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, किसके साथ, बी यूनियन सी के सेट के साथ। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, बी और सी का सेट बनाओ। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने बी सेट, और फिर बनाया मैंने सी सेट। ठीक है, अब बी यूनियन सी को अगर मैं देखूं तो वो बेसिकली किस तरह होगा, मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों मिल जाएंगे, इनका तो यूनियन हो रहा है, तो ये बन गया मेरे पास बी यूनियन सी। और अब मुझे ए सेट बनाना है, और उसके साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ए सेट बनाता हूं जो सी और ए बी दोनों से गुजरे। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंपली जस्ट आप नोटिस करो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, और इंटरसेक्शन आपको नजर आ रहा है, वो पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट है। देखो, ए और बी यूनियन सी के अंदर कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट है। और अब आप अपने क्या कहते हैं, जो बी और सी वाला सर्कल है उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो ये लो मेरा सी वाला सर्कल, ये आ गया मेरा बी वाला सर्कल, एंड यू कैन इजीली विजुअलाइज नाउ कि ये किसके बराबर है। ठीक है, अब इसके रिजल्ट को मैं थोड़ा सा इजी बनाना चाहता हूं, कि हर बार तो मैं इस तरह से नहीं देखूंगा, तो मैं इसको एक फॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ताकि मुझे हर बार वेन डायग्राम भी ना बनाना पड़े, मैं फटाफट उस इक्वेशन का यूज करके मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेचर से बात करेंगे, और यहां नेचर क्या है, ये परिस्थिति हमारे सामने, इस परिस्थिति से हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमने देखा यार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि भाई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी, इनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, अब आप सोचोगे मैं इन्हीं दोनों पे क्यों गया, क्योंकि ए सी के साथ इंटरसेक्शन वाला एरिया मुझे दिख रहा है यहां पर, और ए इंटरसेक्शन बी का भी रीजन दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन को देखूं तो वो कौन सा रीजन है, ये देखो, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं,
क्योंकि मुझे यहां पर ए इंटरसेक्शन भी क्लियरली नजर आ रहा है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, दैट इज वाई मैंने इस पर फोकस किया। अब मैंने ए इंटरसेक्शन सी क्यों लिया, मैं बी इंटरसेक्शन सी पे फोकस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर जो दूसरा रीजन दिख रहा है वो ये वाला है, और इसको देखो, ये रीजन मुझे किसकी तरह नजर आ रहा है, ये रीजन मुझे ए इंटरसेक्शन सी जैसा दिख रहा है। इसीलिए वेन डायग्राम बनाने का बेनिफिट है, तो मेरा फोकस गया इन दोनों पर, और अब अगर मैं इन दोनों पर फोकस करूं, ठीक है, तो ये रहा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, जो ये रेड कलर वाला पार्ट है वो मैंने यहां बनाया, और ये रहा मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब अगर इन दोनों को आप एक सेट की तरह मानते हो, तो ये जो कंप्लीट रीजन है, इस रीजन को आप कैसे लोगे, इन दोनों सेट्स के यूनियन की तरह लोगे। इट मींस ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी सेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सेट के बराबर है। लो भाई, फॉर्मूला आ गया, कितना आसान है विजुअलाइज करके ऑब्जर्व करना। यहां पर चीजें डिराइव नहीं होती हैं, ऑब्जर्व किया जाता है और रिजल्ट हमें मिल जाता है। नेचर से बात करने की देर है बस, नेचर खुद रिजल्ट देने को उत्सुक है, आपको बताने के लिए रेडी है, ठीक है। सो अब बच्चों, आप इसको याद मत करना, खुद इसको सेल्फ स्टडी करना, ऐसे ही ड्राइंग्स को बनाना और खुद करना। जब कोई इंसान खुद करता है तो उसको लाइफ लॉन्ग याद रहता है और वो कभी उसको भूलता नहीं है, और बाई चांस भूल भी गया, प्रोसेस वो कभी नहीं भूलता है, क्योंकि प्रोसेस उसने अगर खुद किया होगा तो उसको हमेशा 3 टाइप की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रैक्टिस मेमोरी। जब आप करोगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, सुना देखा खत्म, ठीक है, भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज कैसे है, हमारे बाजू से रोज कितने लोग गुजरते हैं पर किसी का चेहरा हमें याद नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है। जिस चीज को हम याद रखना चाहते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग रहती है वो आपकी प्रैक्टिस मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये अगर आप अभी सिर्फ देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो हो सकता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, बट अगर आप इसको सेल्फ खुद करोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में जाएगा और वो कभी नहीं भूलोगे आप। और प्रैक्टिस मेमोरी की पता है क्या खासियत होती है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी प्रैक्टिस मेमोरी तक पहुंच गई ना, तो उसको आपको जनरली कैलकुलेट करना होता नहीं है। प्रैक्टिस मेमोरी, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ हैबिचुअल मेमोरी। साइकिल चलाना जब आप सीखते हो तो आप प्रोसेस को याद कर रहे होते हो कि अच्छा मैं ब्रेक मारूंगा तो अगर मैं लेफ्ट में गिर रहा हूं तो लेफ्ट वाले पैर को बाहर निकालूंगा, राइट में गिर रहा हूं तो राइट वाले पैर को बाहर निकालूंगा। ऐसे आप अपने आप को ट्रेनिंग देते हो, ठीक है। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख जाते हो, आपकी प्रैक्टिस मेमोरी में आ जाता है, आप सोचते हो उसके बारे में कि ब्रेक मारना, इधर पैर रखना है, खुद ब खुद जिधर आप स्टॉल कर रहे होगे, गिर रहे होगे, खुद ब खुद आपका पैर बाहर निकल जाता है। दैट इज वाई क्लास लेक्चर लेने के बाद आपको यहां पर बस सेल्फ स्टडी करना है। रास्ता हमने दिखा दिया है, अब उस रास्ते पे चलना भी होगा, तो वो चलो आप एक बार, ठीक है, फिर देखो काम कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एज अ प्रॉपर्टी आई हुई है एनसीईआरटी के अंदर, और हम इसको याद कर लेते हैं, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व लाइक दिस, ठीक है, आपका काम यहां पर हो जाएगा। अब इसी को देखते देखते ना अचानक से मन में ख्याल आया, ठीक है, कि यार यहां से हमें काम करते हैं, इधर यूनियन कर देते हैं और इधर इंटरसेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इधर यूनियन कर दिया, इधर इंटरसेक्शन कर दिया, और अब मैं यहां पर वापस से इसको रब करता हूं, इसको भी रब करता हूं। ये तो पुराने वाले का आंसर है, इसको भी हटाते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो पहला काम क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा सेट बी, ठीक है, और ये रहा मेरे पास सेट सी। अब बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट कौन सा होगा, वो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, मैंने बना लिया। अब क्या करो, आप अपने बी और सी को यहां से हटा दो, बी और सी को यहां से हटा दो, तो यहां से मैंने बी और सी को रब कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम ए पर। अब ए जो है मेरे पास वो ये सेट है, ठीक है, ए मेरे पास ये सेट है और ए का यूनियन करना है उसके साथ। तो यूनियन करने का मतलब है कि अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो देखो, ए और बी इंटरसेक्शन सी मिल जाएंगे, तो देखो ये क्यू जैसा एक सेट बन गया। तो ये है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर वापस से हम अपने बी और सी को लेकर आते हैं, ठीक है, बी और सी को लेकर आते हैं और फोकस करते हैं हमें क्या क्या नजर आ रहा है। तो ये रहा सी, ये रहा बी, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे जो पार्ट नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज दिस, एक तो ये पार्ट नजर आ रहा है मुझे क्लियरली, ठीक है, और मुझे जो पार्ट नजर आ रहा है वो ये पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट था ये किसके बराबर था, ये था ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मेरे पास ये किसके बराबर है, ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। और अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये पार्ट किसके बराबर है, ये है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी के बराबर, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ही फॉर्मूला नहीं बनता है, और कई फॉर्मूलाज बनते हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन अब मैं देखूं यहां पर, तो अगर मैं कहूं कि यार ए यूनियन बी, ठीक है, ये इस पार्ट को देखूं अगर मैं, तो ये कंप्लीटली ए सेट है, ये कंप्लीटली यहां पर ये वाला जो सर्कल है दैट इज माई ए सेट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था मेरे पास दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। सो अब हमारी बारी है यहां पर इस परिस्थिति से बात करने की, ठीक है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे नहीं जाता हूं, ठीक है, तो इसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं क्या आता है।
तो यार ये हुआ मेरे पास ए यूनियन बी, सॉरी ए, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो क्या निकल कर आता है कि आएगा मेरे पास ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेकिन कैसे, ठीक है, लेकिन कैसे, उस कैसे पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे, अगर देखो मैं भी फ्रैंकली बताता हूं, यहां पर मुझे ए यूनियन बी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं, ए यूनियन सी भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं करूं क्या, यहां पर ये मेरे लिए डायरेक्टली रिजल्ट निकालने पर वो नहीं, मतलब वर्ड्स वाइज कैसे बोलूं, डायरेक्टली मुझे यहां पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं डायरेक्टली उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करूं। तो अब मैं यहां पर हिट एंड ट्रायल का यूज करता हूं, ठीक है, किसका यूज करता हूं, हिट एंड ट्रायल का यूज करता हूं। और हिट एंड ट्रायल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको एक बार रब करता हूं, मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल के लिए मैंने क्या किया कि भाई ये है मेरे पास ए, ठीक है, ये है मेरे पास बी, ठीक है, और इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास ए यूनियन बी, ठीक है, ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी। और अब अगर मैं ए यूनियन सी देखूं तो ये है ए, ये है सी, ठीक है, ये तो सिमिलर लग रहा है बी जैसा ही। तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से मैं लेता हूं, चलो यहां पर मैं सी बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने सी लिया। अगर मैं ए यूनियन सी को देखूं, ठीक है, ए यूनियन सी को देखूं तो उसको मैं रेड कलर से बनाता हूं, रुको, उसको मैं रेड कलर से बनाता हूं, ठीक है, ये रहा ए, माफ करना गलत लाइन बना दी, ऐसे, ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो ये हो गया मेरे पास, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करता हूं तो क्या निकल कर आता है मेरे पास, ए यूनियन सी। अगर मैं इन दोनों रेड्स को मर्ज करता हूं तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन सी के, ठीक है। और यहां पर मेरा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ए, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो रेड और ब्लू को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उन दोनों का जो कॉमन रीजन है, रेड और ब्लू को, यस आंसर मिल गया। अब आप रेड और ब्लू के कॉमन रीजन को देखो, ठीक है, रेड और ब्लू के कॉमन रीजन को देखो, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर की लाइंस बना लेता हूं स्ट्रेट, ठीक है। देखो ब्लू जहां जहां होगा यानी कि वो ए यूनियन बी है, उसकी लाइंस को अगर मैं बनाता हूं तो देखो वो कुछ इस तरह से बनेंगी, ठीक है। और अब अगर मैं रेड कलर की लाइंस को बनाता हूं, ठीक है, रेड कलर की लाइंस को बनाता हूं तो वो देखो रेड रीजन में, यानी कि ए यूनियन सी वाले सेट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। सो देखते जाओ बस आप, अब ये देखो एंड सी द मैजिक, ठीक है, यहां पर देखो, नाउ सी, अब आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है कि रेड और ब्लू लाइन कहां पर क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, उस रीजन को देखो, सिर्फ रेड और ब्लू लाइन कहां पर क्रॉस कर रही हैं। एंड सी, ये है आपका वो रीजन, इसको मैं ब्लैक कलर से शो करता हूं ताकि अलग से हाईलाइट हो जाएगा। ये है वो रीजन, ध्यान से देखना, ये है वो रीजन जहां पर रेड और ब्लू आपकी क्रॉस कर रही हैं। और इस रीजन को देखो, और इस रीजन को देखो, ये क्या था आपका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और ये क्या है आपके पास, ये हमने किससे बनाया, आपका बनाया मैंने इसको ए यूनियन बी, ठीक है, और ए यूनियन सी के इंटरसेक्शन से बनाया। और ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। मुझे भी, मैंने इसको कभी इससे पहले मतलब देखा नहीं था ऐसे, तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब नेचर से बात करना स्टार्ट किया, आपको जस्ट ये शो करने के लिए कि अगर आपको भी नहीं पता है तो ऑन द गो आप नेचर से कम्युनिकेट करोगे, रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और सी, यहां पर भी क्यू बन रहा है, यहां पर भी क्यू बन रहा है, एग्जैक्टली देखो सेम टू सेम डायग्राम है, ठीक है, एग्जैक्टली देखो सेम टू सेम बन रहा है। इट मींस कि इसका फॉर्मूला बन गया ये, इसका फॉर्मूला ये बन गया, क्योंकि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन सी था, बी इंटरसेक्शन सी था, बट इनसे कोई ऑब्जर्व फॉर्मूला निकल कर नहीं आ रहा था। हाँ, इससे ये बना सकते थे कि भाई इसका 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 अगर मैं यूनियन कर दूं और फिर उसके ऊपर मैं ए माइनस बी को ऐड कर दूं, बट अभी मैंने सब्ट्रैक्शन तो आपको पढ़ाया नहीं था, दैट इज वाई यहां पर मैंने सोचा कि अब आपको नया ऑब्जर्वेशन कराना चाहिए। तो यहां पर हमने एक हिट किया और ट्रायल लिया, बट उस ट्रायल में हमारे को डायरेक्ट ही रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला ये बन गया। और यहां से एक बात और साबित हो गई, इनकेस जैसे मेरे को भी नहीं पता था कि इसको कैसे करना है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने डायरेक्टली आपके सामने दिखाया कि मैं नेचर से कम्युनिकेट करना, इस परिस्थिति से कम्युनिकेट कर रहा था और रिजल्ट खुद ब खुद मिल गया, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको भी करना है, क्योंकि इससे मजा भी आता है, एक चैलेंज भी मिलता है, एक मजा भी आता है, और जब मिल जाता है ना तो वो खुशी मिलती है, वो चेहरे पे वो ग्लो आता है, वो अचीवमेंट का ग्लो आता है, ठीक है। चलो तो देखो, इंटरसेक्शन का जो मेन फॉर्मूलाज थे आपके, वो हमने याद नहीं किए, वो हमने डिस्कवर किए, ठीक है, कैसे, वेन डायग्राम की मदद से। तो उन दोनों फॉर्मूलाज को एक बार मैं यहां नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बात यहां पर अगेन ये आती है, इनको याद करना बहुत आसान है,
ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से करेंगे तो हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेंगे, ठीक है, और हमारा एक मैथमेटिकल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बिल्ड होगा जो हमें फ्यूचर में आने वाली हर प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने की हैबिट डलवाएगा। और मैथमेटिक्स के जरिए जब आप कम्युनिकेट करोगे तो आप अपनी गलतियों को ढूंढ पाओगे या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसको भी ढूंढ पाओगे। दैट इज वाई बिल्ड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। सो दो चीजें जो हमने फाइंड करी वो ये था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये है, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल मैथमेटिक्स को समझो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम इसको कैसे याद करते हैं, हमें रट्टा लगवाया जाता है कि ए का बी के साथ यूनियन कर दो, ए का सी के साथ कर दो, बीच में इंटरसेक्शन लगा देना ना, ऐसे मत पढ़ना कभी, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और ये देखो आपका यहां पर रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये रहा, हाँ ये रहे आपके दोनों रिजल्ट्स। मैं देख रहा था कहीं मैंने सेम तो नहीं लिख दिया। सो इजी है और बहुत ही आसान सा है, ऑल यू नीड इज विजुअलाइजेशन, और ये आगे चल के आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस लोगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ये यूनियन इंटरसेक्शन इन चीजों का यूज होगा ही होगा, बिना इनके काम नहीं चलने वाला है। अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो इस पे काम करो, आगे चल के क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने पड़ेंगे। अब आज के जमाने के कंप्यूटर्स तो आउटडेटेड होने वाले हैं, और वहां पर जब आप बिट्स का यूज करोगे वहां पर ये यूनियन इंटरसेक्शन बहुत यूज होंगे, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को सेट्स में रखते हो और उन सेट्स में से उस कंप्यूटर को किस चीज को कंबाइन करना है या किन चीजों में से कॉमन पार्ट उठाना है, इन चीजों की इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। और जब इसका ज्ञान होगा तभी आप उसके अकॉर्डिंगली सही कोडिंग कर पाओगे, और जब सही कोडिंग करोगे तभी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करेगा और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर बन पाओगे, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है। यहां लिखा था मैंने बट रब हो गया, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही आसान सा है, ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, ठीक है। ये क्या है, अगर दो सेट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए और बी, ये दोनों कब डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ये तब कहलाएंगे जब इनके इंटरसेक्शन से आपको, अगर इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन से जो सेट बना दैट इज योर एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए और बी सेट्स हो जाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट्स, क्या हो जाएंगे आपके डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देखो ये है आपका डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट करना है ए सेट में से बी सेट को। अब देखो इस चीज को यहां समझना, ए माइनस बी मैथमेटिक्स की तरह, मतलब है तो ये भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट, जैसे आप मैथ्स में करते आए हो, 4 माइनस 3 आपका उसमें क्या हो जाता है, 4 में से 3 आपका चला गया तो बचा कितना, आपका 1 बचा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर सेट ए में से आपको बी निकाल देना है, ठीक है। सेट ए और बी के अंदर, ठीक है, दोनों में लड़ाई हो जाती है, बी कहता है मेरा जितना भी हिस्सा तुम्हारे पास है, ठीक है, जो कुछ भी कॉमन है वो निकाल दो, अपने अंदर से निकाल दो, वही है ए माइनस बी आपका, ठीक है। तो जैसे कि ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी सेट है आपके पास 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बी ने कहा भाई मुझे अपने अंदर से घटाओ, ए माइनस बी का मतलब है ए सेट में से बी सेट के जो भी एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, उसको हटा दो, और कॉमन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ठीक है। तो ए माइनस बी से क्या सेट बनेगा, और ये भी एक सेट है, और यहां बनेगा 1 2, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां पर बी के अंदर 6 7 है, बट 6 7 तो है ही नहीं ना भाई ए के पास, तो वो कैसे हटा पाएगा, जो कुछ भी कॉमन है वो इसने अपने अंदर से हटा दिया, यही है आपका ए माइनस बी, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि भाई ए में से बी को घटाना है, बी का जो कुछ भी आपके पास है कॉमन वो हटाना है आपको, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बी माइनस ए बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, बी में से ए का जो भी हिस्सा है वो हटाना है आपको, ठीक है। तो बी में से ए का हिस्सा क्या आएगा, 3 4 5, तो 3 4 5 हटा दो, यहां क्या बचेगा 6 7 बचेगा, काम खत्म। और हम अभी तक क्या करते आए हैं, मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से कम्युनिकेट करते आए हैं, और यहां पर हम उन परिस्थितियों को देख रहे हैं, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कॉमन है उसको हटा दो। और अभी तक हम क्या कम्युनिकेट करते हैं कि कॉमन कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्शन बी से, जो कि आपका क्या होगा 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ए माइनस बी को देखो, बी माइनस ए को देखो, तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ए माइनस बी सेट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए सेट, ठीक है। और ए माइनस बी और बी माइनस ए आपके सेम नहीं है। एंड अब इस सेट पे नजर डालो, इसके एलिमेंट्स पे नजर डालो, इस सेट पर नजर डालो, इसके एलिमेंट्स पर नजर डालो, इस सेट पर नजर डालो और इसके एलिमेंट्स पे नजर डालो। ये तीनों सेट्स जो हैं, ये तीनों सेट्स जो हैं इनमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आपके पास ए माइनस बी सेट लो, बी माइनस ए सेट लो और ए इंटरसेक्शन बी सेट लो, इनको सेट की तरह देखो क्योंकि ये सेट ही हैं।
ये तीनों सेट्स आपके कौन से सेट हैं जो अभी हमने देखा था, ये तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सिंपली इसका इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। क्योंकि तीनों में एलिमेंट्स, देखो लॉजिकली सोचो, ए के अंदर बी का जो हिस्सा था, कॉमन हिस्सा क्या हो गया? ये, वो आपको हटाना है। बी के अंदर ए का जो कॉमन हिस्सा था यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट, वो हटाना है। तो यानी कि इसके अंदर ए का कोई भी पार्ट नहीं होगा, ए माइनस बी के अंदर बी का कोई भी पार्ट नहीं होगा, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी का सिर्फ कॉमन पार्ट होगा, और इन दोनों में से वही कॉमन पार्ट तो आपने हटाया है। तो ये तीनों सेट्स कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, और अगर ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे तो इनके इंटरसेक्शन आपको क्या देंगे? एक एम्प्टी सेट देंगे। दैट इज वाई ये बन गया आपके डिसजॉइंट सेट। और अब यहां पर बारी आती है अगेन वेन डायग्राम को देखने की, और वेन डायग्राम को देखते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वापस से वेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और हम किन 3 चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ये देखना। ये क्या है आपके पास? ये 2 सेट्स हैं, ए और बी सेट हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि ऑब्जर्व करो कि यहां पर ए माइनस बी कौन सा रीजन है, तो वो देखो, वो आपका निकलेगा ये वाला, ये जो सिर्फ ब्लू रीजन है, जहां सिर्फ वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ये बन गया आपके पास ए माइनस बी। ठीक है, अब बी माइनस ए की अगर मैं बात करूं तो जो ये रेड रीजन है, ये बन गया आपके पास बी माइनस ए। बी में से ए का हिस्सा निकल गया, और ए माइनस बी में से, ए माइनस बी क्या है? ए में से बी का कॉमन हिस्सा निकल गया, और ये जो रीजन है दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तीनों सेट्स आपके अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अगर इन तीनों सेट्स का मैं यूनियन कर दूं, ठीक है, इन तीनों सेट्स का अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे ये पूरा रीजन मिल जाएगा, मुझे ये पूरा रीजन मिल जाएगा, क्योंकि ये सब एक हो गए, और ये पूरा रीजन किसके बराबर है? ए यूनियन बी के बराबर है। एंड वी गेट अ न्यू फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलूं इसे मैं? ठीक है, हमने एक ऑब्जर्वेशन करी है, डिस्कवरी करी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये कितने मुश्किल होंगे। दो वेन डायग्राम उठाओ, दो ही सेट्स हैं, ए और बी। देखो ए माइनस बी क्या है, देखो बी माइनस ए क्या है, देखो ये क्या है, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा वो देखो, आपका काम हो गया। और देखो कितनी अच्छी फाइंडिंग थी आपके वेन और यूलर की तरफ से। वेन यूलर डायग्राम की मदद से आप इन चीजों को रटने से बच रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप इन चीजों को देख सकते हो। दैट इज वाई ऑब्जर्व करना ही सही दिशा है, सही एजुकेशन के लिए। और ये काम अगर आप करोगे तो ही आपकी सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी बनेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब हम लोग सिर्फ ये समझ लेते हैं खुद बैठ के पढ़ना। सही दिशा में पढ़ो। फॉर्मूले याद कर रहे हो अगर, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है, वो सेल्फ स्ट्रेसफुल स्टडी है। तो स्ट्रेस मत दो, चीजों को उसी तरीके से पढ़ो। एक्चुअली में मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में प्रॉब्लम यही है। हम पढ़ते हैं, हम बच्चे एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं, बट हम टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको राइट डायरेक्शन दे। ठीक है, तो यहां पर आपको वो राइट डायरेक्शन मिल रही है, आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चे के अंदर सारे वाइज की क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों होता है, वो क्यों के जवाब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उस क्यों के जवाब को आपको सिर्फ याद नहीं करना है, उन क्यों के जवाब को आपको नेचर से जाके बात करके अपने आप विजुअलाइज करना है या ऑब्जर्व करना है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, एंड फाइंडिंग द आंसर टू योर वाई कैन ओनली बी डन। आपके वाई का जवाब आपको नेचर से सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप नेचर से बात करोगे। और बात करोगे कहां? फिजिक्स की दुनिया में मैथमेटिक्स के जरिए, मैथमेटिक्स की दुनिया में भी मैथमेटिक्स के जरिए, केमिस्ट्री की दुनिया में भी मैथमेटिक्स के जरिए, बायो में भी मैथमेटिक्स लगती है। इट्स जस्ट कि हम सोचते हैं बायो के लिए मैथ की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में नीड पड़ती है। इकोनॉमिक्स में मैथ की जरूरत पड़ती है, लाइफ के अंदर मैथ्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस एंड बजटिंग में मैथ्स की जरूरत पड़ती है। हर चीज से बात करने के लिए आपको मैथ की भाषा ही यूज करनी है। तो मैथ को सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ना, भाषा की तरह लो। आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, तो उसको लैंग्वेज की तरह ही सीखो। ठीक है, चलो, तो ये वाला पॉइंट भी हमने देख लिया, और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, बातें ज्यादा हो जाती हैं टॉपिक से हटके, लेकिन ये आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे। ठीक है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि यार एक्स्ट्रा बातों की वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, बट क्या करूं, ये बातें भी टीचिंग का ही एक पार्ट है। आपको सही दिशा दिखाना भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम टीचर्स का, वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एप्लीकेशन के अंदर इसी वीडियो के बाद एक टेस्ट मिलेगा आपको। वो टेस्ट आपका नॉर्मल बाकी टेस्टों की तरह नहीं है कि बोर्ड का टेस्ट है, ये वो वाइस का टेस्ट है, जहां पर आपको सोचना है और फिर नेचर से कम्युनिकेट करने के बाद उनके जवाब लिखने हैं।
ठीक है। और टेस्ट आप तभी खोलना क्योंकि हर टेस्ट के अंदर एक ही अटेम्प्ट होता है। क्यों होता है एक अटेम्प्ट? क्योंकि आपने एक बार टेस्ट खोला, क्वेश्चन पेपर आपको दिख गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिख गया तो फिर आप उसके आंसर सोच के अगर री अटेम्प्ट करोगे तो आपके तो फुल मार्क्स आएंगे, दैट इज वाई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो टेस्ट दूसरी दुनिया से आया है। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उन्हीं बातों का इस्तेमाल करके आपको वो देना है, दैट इज अ सब्जेक्टिव टेस्ट। एक बार आपने खोल दिया, बैक तभी करना जब आपने वो आंसर्स बना लिए हो और अपलोड कर दिया हो एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलो, तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ठीक है। ए सेट में जो भी एलिमेंट है उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये है आपका सेट ए, ठीक है, ये है आपका सेट ए। सेट ए के बाहर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स यहां पर हैं, ठीक है, ये बने आपके ए कॉम्प्लीमेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली यूनिवर्सल सेट में से सेट ए अपना माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए माइनस कर दो। माइनस का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के जो भी एलिमेंट है उनको निकाल फेंको, बाहर कर दो, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ये वर्टिकल लाइन वाला रीजन बचेगा, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी के ऊपर अगेन मैथमेटिशियंस स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इस परिस्थिति से बात करना स्टार्ट करेंगे और अपने जवाब तक पहुंचेंगे। और उन्हीं के ऊपर यहां पर ये जो दो नीचे पार्ट लिखे हुए हैं इनको आपको याद करना होता है। लेकिन अब हम यहाँ पर रिजल्ट्स को हटा देता हूं क्योंकि मुझे पता है अभी तक आपका ध्यान गया नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने रिजल्ट को हटा दिया, उन्होंने इन दो परिस्थितियों को स्टडी करना स्टार्ट किया, ठीक है, इन दो परिस्थितियों को। और वो परिस्थितियां क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखो, सिंपली कॉम्प्लीमेंट हमें समझ आ गया है, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर देता हूं, पहले मैं ए यूनियन बी करूंगा तो वो बन जाएगा मेरे पास ये वाला रीजन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके कॉम्प्लीमेंट की तो वो ये बाहर वाला जो सारा रीजन है ये बन गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैथमेटिशियंस ने देखना स्टार्ट किया किसको? आपके अकेले ए कॉम्प्लीमेंट को देखा और अकेले बी कॉम्प्लीमेंट को देखा और देखा, ठीक है, कि क्या कुछ रिजल्ट इससे मिलता जुलता है। नहीं होगा तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि फॉर्मूला बनाना ही है, हमें जबरदस्ती है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका रिलेशन जबरदस्ती बनाना है, नहीं। वो इसको देख रहे थे और इसको देखने के बाद इसके साथ अगर सिमिलैरिटी निकल कर आई तो इक्वल टू लगा दिया, नहीं निकल कर आई तो नहीं बनाया, क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स में कम्युनिकेशन करते हैं, किससे? परिस्थिति से, नेचर से, ठीक है। तो हम वही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं और अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर सिर्फ आप रेड को देखो, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो रेड वाला आपकी बाहर लाइनें बना रखी हैं, ठीक है, अंदर वाला रीजन मैंने एम्प्टी कर रखा है क्योंकि ये सेट ए है। ये जो रेड कलर की लाइंस हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको देखो, ये बी सेट है, बी सेट के बाहर मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, ये क्या है? आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं देखूं मेरा ए यूनियन बी, मैं पहले वाले पॉइंट पे चलता हूं, ठीक है। मेरा पहला वाला पॉइंट क्या था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसको अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो वो कुछ ऐसा था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था। ए यूनियन बी हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट कहां था? यहां था, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर था। अब ऑब्जर्व करना है मुझे, यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो यार अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरा रेड हॉरिजॉन्टल है, ब्लू वर्टिकल लाइंस बनी हुई है, ये लोग क्रॉस कहां कर रहे हैं? उसकी क्रॉसिंग को देखो अगर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ए सेट के अंदर जो ब्लू लाइंस है उसको देखूं तो यहां पर रेड लाइंस नहीं है, ठीक है। बी सेट के अंदर जो रेड लाइंस है यहां पर ब्लू लाइंस नहीं है, लेकिन इन दोनों सेट के बाहर ए सेट और बी सेट, अगर आप ए सेट और बी सेट के यूनियन को देखोगे, रेड और ब्लू लाइंस उनके बाहर ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इट मींस ये दोनों रीजन के का कॉमन रीजन है। पॉइंट को समझना, रेड और ब्लू अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो क्या है? वो आपका कॉमन रीजन है, ठीक है। आप इसको यहां पर पुट करके देखो, ये तो मैंने थोड़ा अलग सा बना दिया है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये बाहर का रीजन। और ए यूनियन बी को आप यहां पर देखो, रेड और ब्लू को देखो, ठीक है, रेड और ब्लू को देखो, और आपकी रेड और ब्लू लाइंस का क्रॉसिंग देखो, वो ए यूनियन बी के बाहर ही है, यानी कि ये और ये रिजल्ट आपके एग्जैक्टली सेम है। और ये क्या है? ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। और जहां लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वो कौन सा रीजन हुआ? वो कॉमन रीजन हुआ। और कॉमन रीजन में आप कैसे निकालते हो? इंटरसेक्शन के जरिए निकालते हो, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है। लो भाई, फॉर्मूला आ गया,
फॉर्मूला आ गया। इसी को हम लोग याद करते हैं, लेकिन इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहां पर इस चीज को याद नहीं किया, आपने नेचर से बात करी, परिस्थिति को देखा, कम्युनिकेट किया, जवाब आपकी आंखों के सामने खुद ब खुद चल कर आया। ठीक है, यही करना है आपको। मैं इस चीज पे जोर क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू द राइट वे ऑफ एजुकेशन। पढ़ने का सही ढंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि एक बार आप पढ़ना सीख गए ना, आपको किसी टीचर की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे। और पढ़ाई का मेन मोटो क्या है? बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। जिंदगी में डिपेंडेंसी अगर रहेगी तो हम अपने दम पर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उसको हासिल करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और ये हम टीचर्स का रोल है। असली रोल जो हम लोगों का है वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। दैट इज वाई मैं इस छोटे से टॉपिक को, यार यहाँ पे फॉर्मूलाज याद करना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन हम रियल मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज वाई हम हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर के अंदर हर चीज को नेचर से ही ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि आप खुद से बताना, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे चुके होंगे तो आप कमेंट करके बताना कि क्या इस तरीके से जब हम सेल्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी कमेंट मत करना, एक बार सेल्फ स्टडी करने के बाद वापस आना, कमेंट करके बताना क्या आपको अब पढ़ाई आसान लगने लगी या नहीं लगने लगी। आप यकीन मानो आपको आसान लगेगी। ठीक है, हालांकि ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से जरूर बताना कि यस आपको आसान लगी या नहीं लगी। बी जेन्युइन, नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, इससे मेरे को एक रिस्पॉन्स मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि यस मुझे भी इंप्रूव करने की जरूरत है। हम टीचर्स को एक्चुअली में आप लोगों की इनपुट की काफी ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हमें पता चले कि हमें भी कहाँ इंप्रूव करना है। हम इंप्रूव होंगे तो हम आपको और बेटर नॉलेज देंगे, और बेटर नॉलेज देंगे। एक साइकिल है, हम आपको आपकी लाइफ के लिए इंप्रोवाइज कराना चाहते हैं, आप हमको हमारी टीचिंग के लिए इंप्रोवाइज करने के लिए आप अपने सजेशंस दो कि हाँ ये चीज आपकी समझ नहीं आ रही है, और इस बात को हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ये टीचर्स के लिए मेरी तरफ से एक राय है कि जब कभी बच्चा ये बोले कि आपका ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो खुश हो कि आपको एक मौका मिल रहा है अपने उस पार्ट को एक नए तरीके से सोचने के लिए, ताकि आप उसको और आसान भाषा में समझा पाओ। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो ये वाला पार्ट तो हमने देख लिया, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इनको हम रट्टा मारने के लिए पता क्या करते हैं? कहते हैं कि यार यूनियन में इंटरसेक्शन लगा देना, ठीक है, और इंटरसेक्शन वाले में यूनियन लगा देना। ठीक है, ये सब ट्रिक्स वगैरह से पढ़ाई कभी मत करना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, जिंदगी में कुछ नहीं बनोगे, ये यकीन मानो, जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आपके ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, तो अगेन वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा इनके इंटरसेक्शन वाला रीजन। ठीक है, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, सिंपली वो आपका ये वाला रीजन होगा। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये वाला रीजन होगा, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये वाला रीजन होगा, ये पूरा का पूरा, यहां से यहां ये भी आएगा। ठीक है, क्यों होगा ये रीजन? ठीक है, सोचो, फिर मैं बताता हूं। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसके अलावा जो कुछ भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगेन इसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारी बारी आती है क्या करने की? इन चीजों को ऑब्जर्व करने की। ठीक है, सो अब देखो अगेन हम लोग, ये रहे आपके अलग अलग हैं ये। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा। ये रहा, ये जो रीजन जो मेरे से रब हो रहा है, ये रीजन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अलावा जो कुछ भी है वही है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इस पे ध्यान दो। इसके अलावा ये देखो, ये जो एम्प्टी रीजन आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये रेड और ब्लू लाइंस का सारा रीजन आपको दिख रहा है, वो क्या है आपका? उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ब्लू रीजन है, जितनी भी ब्लू लाइंस है सब क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट है। जितनी भी रेड लाइंस है वो सारी ए कॉम्प्लीमेंट है। दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं किसके अंदर? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यानी कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन कर दो, तभी तो सारे एलिमेंट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के भी, बी कॉम्प्लीमेंट के भी। ये जो सिर्फ ब्लू रीजन है और ये जो सिर्फ रेड रीजन है, ये भी तो आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है। दैट इज वाई अब मैं यहां से बता सकता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स आए, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट आए, और इन दोनों का मर्जर आया। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, रेड भी है ब्लू भी है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स, कॉमन भी अनकॉमन भी, तो ये क्या बन गया? ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन वाला सेट बन गया। और ये भी विजुअलाइज हो गया। दो ही वेन डायग्राम बनाए,
दोनों पार्ट आपके यहाँ पर निकल कर आ गए, ठीक है। और इनको लॉज की तरह हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको इस तरह हम पढ़ते हैं कि यूनियन में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में यूनियन, ठीक है। वहां वाले केस में ऐसे ऐसे कर देना, वैसे वैसे कर देना। होता क्या है, एक को तो याद करना आसान होता है, लेकिन जब इस तरह के 10-12 आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम 10-12 में से 4-5 हम भूल जाते हैं। और हम बच्चों की किस्मत इतनी खराब होती है ना, जो 4-5 हम भूले होते हैं ना, क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ होता होगा, अगर होता है तो कमेंट करके बताओ कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो पार्ट आप भूलते हो वही आपके साथ आ जाता है, ठीक है। सो चीजों को ना भूलने के लिए लेट्स कम्युनिकेट, ठीक है। अगर हम 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं, अपना विजन बदलो, अपनी धारणा बदलो, एजुकेशन को लेके अपना नजरिया बदलो। मेरा अगर 100 नंबर का पेपर है, मेरे 90 मार्क्स आ गए, ठीक है, खुशी मनाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचो कि मेरा 10 नंबर का जो सेक्शन है, जिसकी नॉलेज मेरी छूट गई है, ठीक है, वो नॉलेज भी मुझे वापस से लेनी है। क्या पता फ्यूचर में वही 10 नंबर का नॉलेज जो मेरा छूटा हुआ है, उसी की जरूरत मुझे अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाए, ठीक है। हम ये कहते तो है, बड़ा आसान है ये कह देना कि यार जो ये मैथ्स पढ़ते हैं 11th-12th में, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी दूसरी दुनिया का नहीं है। वो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हमें थोड़ी पता होता है कि ये करने पर ये आएगा। नेचर में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं चीजों को देखने के बाद हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। और यहां पर जो हमने सीखा, ये एक विजुअलाइज करने का एक तरीका है, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें आपने सीखी। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, सब्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने सीखा। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस बनेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जहां हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और यूनियन और इंटरसेक्शन का भी इस्तेमाल होगा उन नंबर्स को काउंट करने के लिए। कि एक एक परिस्थिति बताता हूं, एक क्लास है जिसमें एक्स बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, वाई बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, जेड बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और मैथ ही पढ़ते हैं। तो इन चीजों के बीच में अगर इसमें से एक इंफॉर्मेशन गायब कर दूं कि बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो इन बच्चों की काउंटिंग करने अगर हम ऐसे जाएंगे, अच्छा यार 10 बच्चे इतना करते हैं, 20 बच्चे इतना करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी। लेट्स ऑब्जर्व दिस डिफिकल्ट सिचुएशन थ्रू वेन डायग्राम एंड मेक अ फॉर्मूला फॉर दैट। मेक अ फॉर्मूला कहना गलत होगा, डिस्कवर द फॉर्मूला ऑफ दैट, ठीक है। आप एक बार नेचर से उसके बारे में बात करो और उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है उसको डिस्कवर करो। और एक बार आपने डिस्कवर कर लिया, काम खत्म। अगली बार से मैं उस डिस्कवरी का इस्तेमाल करूंगा और जिस काम को करने में मुझे 1 घंटा लग रहा था, अब 20 सेकंड के अंदर करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मुझे 1 घंटा मेहनत करने से मैं मेहनती नहीं कहलाऊंगा, एक बार 1 घंटा मेहनत करूं, ताकि हर बार मुझे एक एक घंटा मेहनत ना करना पड़े। ये मैथमेटिक्स का मेन रोल है, ठीक है। जब आप कोई फॉर्मूला ढूंढते हो ना, हम गलत क्या करते हैं, फॉर्मूले याद करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम उस परिस्थिति से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर्मूला ढूंढा जाता है, बनाया नहीं जाता है, ढूंढा जाता है उस परिस्थिति से कम्युनिकेट करके, ताकि जब आप उस परिस्थिति से, एजुकेशन क्या है, परिस्थिति से कम्युनिकेट करना, ताकि आप उस फॉर्मूले को डिस्कवर कर सको। अब उस परिस्थिति के बारे में आपको पता है, तो एग्जाम में जब उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यहां पर मुझे इस परिस्थिति के अनुसार ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। बच्चे सवाल उठाते हैं ना कि हमें एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यही समझ नहीं आता है, ठीक है। तो परिस्थिति से फॉर्मूले तक पहुंचोगे तो आपको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मात्र एक परिस्थिति होती है, ठीक है। तो उसको परिस्थिति की तरह, सिचुएशन की तरह, ठीक है, एक एक चैलेंज की तरह लो कि अच्छा ये चैलेंज है हमारे पास, ओहो इस चैलेंज को मैं स्टडी कर चुका हूं और इसको स्टडी करने के दौरान मेरे पास ये रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट यानी कि वो फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करते हैं, आंसर झट से आ जाएगा। दैट इज द थिंग, ये है मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसी तरह पढ़ोगे, यकीन मानो बहुत आसान हो जाएगी मैथमेटिक्स, बहुत आसान, सच बता रहा हूं। कुछ दिन बिताओ इस जर्नी के साथ, ठीक है। 21 दिन में आदत लगेगी, 22वें दिन आप मुझे बताना क्या आपकी जर्नी आसान हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरी राय ये रहेगी कि एप्लीकेशन के अंदर पहले टेस्ट देना, फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखना, ठीक है। हर टेस्ट को सीक्वेंस में रखा गया है, और हर टेस्ट को आपको, अगर वो लेक्चर से, किसी लेक्चर से पहले है, तो वो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए उस टेस्ट को देना, ठीक है। क्योंकि हमारे टेस्ट सिंपली बस इसलिए नहीं है कि आपके नंबर्स को चेक करना है, हम लोग टेस्ट लेते हैं आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, आपको क्यूरियस बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बाद में आएंगे, अभी शुरुआती दिनों में आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, जिसमें आपको आपके वाइस का जवाब देना है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।